औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफ़ूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड फोरम। इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि लोड क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने पावर फैक्टर को डिफ़ाइन किया था और पावर ट्रायंगल को डिफ़ाइन किया था और पावर ट्रायंगल से हमने पावर फैक्टर को एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लो पावर फैक्टर के काजेज़ क्या क्या हैं और फिर इसके जो है वो लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कैलकुलेशन की थी और फिर उसके बाद हमने जो है वो APFC पैनल जो है उसको डिफ़ाइन किया था कि APFC पैनल क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। फिर उसके बाद हमने जो APFC पैनल के अंदर जो है वो कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनकी जो वो साइज़ ऑफ कैपेसिटर बैंक हमने निकाला था कि हमने जो है वो एक एग्जांपल लेके हमने उसमें से जो है वो कैपेसिटर बैंक का साइज़ हमने निकाला था कि कितना आ रहा है। आज हमने फर्दर जो है वो पावर फैक्टर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि उनका साइज़ क्या होगा, क्या कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं और उनका साइज़ क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है वो मेन बस बार से जो हम जब सप्लाई लेते हैं इसकी, तो मेन जो सर्किट ब्रेकर है MCCB है या ACB है, ये MCCB भी यूज़ कर सकते हैं और एयर सर्किट ब्रेकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ निकालेंगे कि इसका साइज़ क्या होगा। तो अब इसके बाद जो है वो साइज़ ऑफ मेन सर्किट ब्रेकर, तो जो साइज़ होता है सर्किट ब्रेकर का अकॉर्डिंग टू IEC स्टैंडर्ड, तो वो 135% टू 150% ऑफ द कैपेसिटर चार्जिंग करंट, यानी जो कैपेसिटर का जो चार्जिंग करंट है, टोटल जो चार्जिंग करंट हमने निकाला था 766 एम्प से, उसका 150% जो है या 135% से लेके 155% तक जो है वो क्या होगा, कैपेसिटर का जो ब्रेकर का साइज़ होगा। तो साइज़ ऑफ द ब्रेकर क्या आ जाएगा, हम इसको मैक्सिमम लेते हैं तो 1.5 इंटू 766, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1149 एम्पेयर्स। तो नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग जो ब्रेकर की होती है मार्केट में, जो अवेलेबल रेटिंग है वो नियरेस्ट उसके क्या है 1000 एम्प्स है या 1250 एम्प्स है। तो चूँकि 1000 एम्प्स जो है वो कम है इसे 1149 से, तो हम जो है वो क्या करेंगे 1250 एम्प्स का जो है वो हम ACB भी यूज़ कर सकते हैं और MCCB भी हम क्या कर सकते हैं, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर भी हमें यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे, सबसे पहले हमने जहाँ पे देखा कि मेन सर्किट ब्रेकर का हमने साइज़ निकाल दिया कि ये जो 1250 एम्प्स का जो है वो ACB या MCCB हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। अब हमने देखना है कि मैं जो इसकी बस बार्स हैं इनके साथ जो है वो यहाँ पे जो MCCB भी यूज़ कर सकते हैं या HRC फ्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो HRC फ्यूज़ लगेंगे वो कितनी रेटिंग के होंगे। तो हम देखते हैं कि साइज़ ऑफ HRC फ्यूज़ फॉर 25 kVR एंड 50 kVR स्टेप्स, चूँकि हमारे पास जो है दो स्टेप्स 25 kVR के हैं और 10 स्टेप जो है वो 50 kVR के हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 25 kVR के लिए जो HRC फ्यूज़ का साइज़ और फिर 50 kVR का साइज़ निकालते हैं और फिर देखेंगे कि टोटल कितने फ्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले साइज़ ऑफ द फ्यूज़ कितना होता है जी कि 165% टू 200% ऑफ द कैपेसिटर चार्जिंग करंट, यानी जो कैपेसिटर चार्जिंग का करंट है उसका जो है वो 200% या 165% टू 200% जो होता है वो क्या होता है, साइज़ होता है फ्यूज़ का। तो साइज़ ऑफ द फ्यूज़ फॉर 25 kVR के लिए अगर फ्यूज़ का साइज़ निकालें तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 34.78, 25 kVR के लिए जो हमने चार्जिंग करंट निकाला था कितना था 34.78, तो ये 70 एम्पेयर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज़ ऑफ द फ्यूज़। अब जब हम चूँकि ये तो 70 एम्पेयर है, लेकिन जब हम देखते हैं कि मार्केट में अवेलेबल रेटिंग्स क्या क्या हैं फ्यूज़ की, तो हमने देखा कि यहाँ पे इसकी जो अवेलेबल रेटिंग्स है हमारे पास जो 80 एम्प्स आ रही है। इसके करीब तरीन जो रेटिंग आ रही है मार्केट में जो अवेलेबल हैं फ्यूज़ वो कितनी आ रही है, 80 एम्पेयर आ रही है और विद बेस ये हम लेंगे।
फिर उसके बाद ये हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, चूँकि हमारे 25 kVAR के 2 स्टेप्स हैं, तो एक स्टेप पे कितने यूज़ होंगे, 3, यानी एक फेज़ पे एक, दूसरे पे रेड पे, येलो पे, ब्लू पे, यानी एक एक फ्यूज़, तो 3 फ्यूज़ ये यूज़ होंगे, और दूसरे के लिए भी इसी तरह से 3 फ्यूज़, तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्यूज़ कितने हो जाएंगे, 6 पीसीज हमारे पास हमें रिक्वायर्ड होंगे 25 kVAR के लिए। अब साइज़ ऑफ फ्यूज़ फॉर 50 kVAR, 50 kVAR के लिए जो चार्जिंग करंट हमने निकाला था वो 69.56 था, और उसको मल्टीप्लाइड करें 2 से, तो ये आ जाएगा 139.12 एम्प्स। तो अब 139 एम्पेयर करंट आया, तो हमने देखा कि नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग जो फ्यूज़ की है 139 से अबव, तो वो कितनी है, 160 एम्प्स। तो इसका मतलब है कि हमें जो टोटल फ्यूज़ रिक्वायर्ड होंगे, चूँकि हमारे पास 50 kVAR के कितने स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप में कितने यूज़ हो रहे हैं, 3 फ्यूज़ यूज़ हो रहे हैं विद बेस। तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो जाएंगे, 30 पीसीज हमारे पास टोटल जो फ्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होंगे 10 स्टेप्स के लिए, वो कितने होंगे, 30, और 6 पीसीज जो है वो 2 स्टेप्स 25 kVAR के लिए। अब हम 100 के लिए भी देख लेते हैं कि साइज़ ऑफ फ्यूज़ फॉर 100 kVAR, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसके लिए जो आईसी हमने निकाला था वो कितना था, 139.12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 278.24 एम्प्स। तो इसके लिए जो नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग जो है 278 से अबव जो है वो कितनी है, 315 एम्प्स है। तो हम जो है वो जब भी 100 kVAR का जो फ्यूज़, जब हम 100 kVAR का जो कैपेसिटर होगा उसके साथ जो है हम 315 एम्पेयर का जो है वो क्या यूज़ करेंगे, फ्यूज़ यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो ये फ्यूज़ के बाद यहाँ पे जो चीज़ आती है, ये मैग्नेटिक कंडक्टर आते हैं, ये मैग्नेटिक कंडक्टर हैं, तो जो ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ये अब हम इन मैग्नेटिक कंडक्टर का साइज़ निकालेंगे फॉर 25 kVAR, 50 kVAR और 100 kVAR के कैपेसिटर हों, तो उनके लिए जो मैग्नेटिक कंडक्टर का साइज़ होगा वो क्या होगा। तो साइज़ ऑफ मैग्नेटिक कंडक्टर फॉर कैपेसिटर स्विचिंग इज़ इक्वल टू 1.49 इंटू IC, यानी 1.49 मल्टीप्लाइड बाई चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम 25 kVAR के लिए मैग्नेटिक कंडक्टर का साइज़ देखते हैं, तो इज़ इक्वल टू 1.49 मल्टीप्लाइड बाई 34.78। 25 kVAR के लिए जो IC है वो कितना है, 34.78, तो ये आ जाएगा 51.82 एम्पियर्स। तो अब आप देखते हैं कि नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग जो है वो क्या है, 60 एम्पियर्स AC1। अब जब भी मैग्नेटिक कंडक्टर्स की आप देखते हैं तो इसकी दो तरह की रेटिंग होती हैं, एक होती है AC1 के लिए और एक होती है AC3 के लिए, यानी एक ही मैग्नेटिक कंडक्टर होगा लेकिन उसकी दो रेटिंग्स होगी कि AC1 के लिए आप इतने एम्पेयर के लिए चला सकते हैं, अगर AC3 का लोड है तो आप इतने एम्पेयर तक इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास जो कैपेसिटर की स्विचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो AC1 की जो रेटिंग होती है उसकी वो यूज़ करते हैं। AC1 रेटिंग क्या है, दिस कैटेगरी अप्लाइज टू ऑल AC लोड्स वेयर द पावर फैक्टर इज मोर देन 0.95। तो आपको पता है कि पावर फैक्टर जो कैपेसिटर्स के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो 0.95 से ग्रेटर ही होगा। ज़ाहिर है जब हम उसको इम्प्रूव करेंगे, दीज आर नॉन इंडक्टिव और स्लाइटली इंडक्टिव लोड सच एज रेजिस्टिव लोड्स के लिए भी हम जो है वो AC1 ही यूज़ करेंगे। तो लिहाजा जो है वो कैपेसिटर की स्विचिंग के लिए जब भी हम जो है वो मैग्नेटिक कंडक्टर को चूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो AC1 की कैटेगरी में जो उसकी जो रेटिंग होगी उसको हम देखेंगे। तो ये 51.82 एम्प्स है, तो उसके जो ऊपर वाली जो कैटेगरी है तो वो हमारे पास कितना आता है, 60 एम्प्स आता है। तो लिहाजा जो रेटिंग होगी मैग्नेटिक कंडक्टर की 25 kVAR के लिए वो क्या होगी, 60 एम्पियर। और AC3 क्या होती है, तो AC3 होती है स्क्विरल केज मोटर या जो इंडक्शन मोटर्स होती हैं उनकी स्विचिंग के लिए जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो उनकी जो रेटिंग वो जो यूज़ करते हैं हम AC3 वाली रेटिंग क्या करते हैं, किलोवाट या जो HP में वो दी होती है वो हम यूज़ करते हैं या एम्पेयर में दी होती है। अब जो टोटल कितने यूज़ होंगे हमारे पास मैग्नेटिक कंडक्टर, चूँकि 25 kVAR के हमारे पास कैपेसिटर्स हैं
तो 2 पीसीज हमें रिक्वायर्ड होंगे 60 एम्स वाले कंडक्टर, मैग्नेटिक कंडक्टर। अब 150 kVAR कैपेसिटर के लिए मैग्नेटिक कंडक्टर का साइज देखें तो 1.49 इंटू चार्जिंग करंट ऑफ 50 kVAR। चार्जिंग करंट क्या होता है 69.56, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 103.6 एम्स। तो नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग जो होती है मार्केट में, जो अवेलेबल है मैग्नेटिक कंडक्टर, वो क्या है 103 के जो नियरेस्ट है वो कितनी है 110 एम्स। और ये फिर वही AC1 कैटेगरी में ही हम देखेंगे इसको। और टोटल कितने रिक्वायर्ड होंगे हमारे पास, क्योंकि 10 स्टेप्स हैं हमारे पास 50 kVAR के, तो 10 पीसीज हमारे पास क्या होंगे रिक्वायर्ड होंगे हमारे किसके, ये मैग्नेटिक कंडक्टर्स के। और फिर उसके बाद साइज ऑफ मैग्नेटिक कंडक्टर फॉर 100 kVAR कैपेसिटर, तो 1.49 मल्टीप्लाइड बाय 139.12 करेंगे तो 207 आएगा, 207.3 एम्पेयर आएगा। तो इसकी जो नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग जो होती है मार्केट में वो है 210 एम्पेयर्स जो है वो AC1। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अब देखते हैं कैपेसिटर की प्रोटेक्शन के लिए अगर हम फ्यूज़ यूज़ नहीं करते, सपोज हम फ्यूज़ अगर HRC फ्यूज़ नहीं यूज़ करते, हम MCCB भी यूज़ कर सकते हैं या MCB या MCCBs भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनकी जो रेटिंग है वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं कि हम अगर ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटर की प्रोटेक्शन के लिए तो हम वो कैसे उसका साइज निकालेंगे। तो साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर 135% टू 150 ऑफ द कैपेसिटर चार्जिंग करंट। तो अब 25 kVAR के लिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटर के लिए जो सर्किट ब्रेकर का जो साइज़ होगा वो कितना होगा 1.3 इंटू 34.78, तो ये आ जाएगा 52। और जो नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग MCCB TP की जो अवेलेबल है वो इसके ऊपर जो है वो कितनी है 63 एम्पेयर का MCCB लगेगा कि इसके साथ, या MCB भी यूज़ कर सकते हैं या MCCB भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितने पीसीज हमें रिक्वायर्ड होंगे, ये हमारे पास 2 पीसीज, चूँकि 25 kVAR के दो स्टेप्स हैं हमारे पास, तो 2 पीसीज हमें रिक्वायर्ड होंगे। और साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर फॉर 50 kVAR कैपेसिटर, 50 kVAR के लिए हम क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 69 पॉइंट चार्जिंग करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 104.34 एम्प्स। तो नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग MCCB TP अवेलेबल कितना है 125 एम्प्स। और फिर साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर फॉर 100 kVAR इसी तरह 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे चार्जिंग करंट ऑफ 100 kVAR से, तो ये 208 आएगा। तो इसकी जो नियरेस्ट अवेलेबल रेटिंग होगी वो कितनी होगी 225। और 125 एम्प्स के कितने पीसीज रिक्वायर्ड होंगे हमें 50 kVAR के लिए, क्योंकि 10 स्टेप्स हैं तो 10 ही पीसीज हमें क्या होंगे रिक्वायर्ड होंगे। अब अगर ये जो MCCBs हैं थर्मल मैग्नेटिक हैं तो उनकी थर्मल और मैग्नेटिक की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो होती है हमेशा 1.3 से 1.5 ऑफ IC। तो जो उनका जो चार्जिंग करंट है उसका 1.3 या 1.5 के दरमियान में जो है आप उसकी क्या कर सकते हैं सेटिंग कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 25 kVAR का है तो या थर्मल मैग्नेटिक जो थर्मल रिले है उसकी जो सेटिंग अगर आप करते हैं तो वो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 34.78, तो ये 52.17 एम्प क्या होगी इसकी सेटिंग होगी फॉर थर्मल रिले सेटिंग। और 50 kVAR के लिए कितनी होगी 104 एम्प्स होगी। इसी तरह मैग्नेटिक रिले की जो सेटिंग होती है बिटवीन 5 एंड 10 ऑफ IC, 10 टाइम्स ऑफ IC। तो 25 kVAR के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 34 ये 348 एम्प्स होगी। और 50 kVAR के लिए कितनी होगी 10 मल्टीप्लाइड बाई 69.56 ये 996 एम्प्स इसकी क्या होगी रेटिंग सेटिंग होगी मैग्नेटिक रिले की सेटिंग। फिर उसके बाद साइज ऑफ केबल्स फॉर कैपेसिटर कनेक्शंस। अब देखें अब अगर यहाँ पे देखें तो ये जो बस बार से हम जब यहाँ से इनको कनेक्शंस करते हैं कैपेसिटर्स का तो यहाँ से ये केबल आ रही होती है, एक रेड के लिए, एक येलो के लिए, एक ब्लू के लिए। अब हमने इनका जो है वो इंडिविजुअल जो है वो साइज़ निकालना है 25 kVAR के लिए, 50 kVAर के लिए और 100 kVAर के लिए कि अगर 25 kVAर का कैपेसिटर बैंक है तो ये वाली केबल कितने साइज़ की होंगी और ये वाली केबल कितनी साइज़ की होंगी। इसी तरह से 50 kVAर के लिए ये केबल कितनी साइज़ की होंगी। ये साइज़ हमने निकालने हैं, केबल के साइज़ निकालने हैं। तो केबल के साइज़ कैसे निकाल सकते हैं हम, केबल के साइज़ हम निकाल सकते हैं करंट की रेटिंग निकाल के, फिर उसको जो है वो हम जो है वो किसी भी मैन्युफैक्चरर की जो
कैटलॉग्स हैं केबल्स की, उससे हम देख सकते हैं कि कौन सी केबल जो है वो इतना करंट वो बियर कर सकती है। उस हिसाब से हम केबल को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। केबल साइज फॉर कैपेसिटर कनेक्शन कितना होता है, 1.43 इंटू नॉमिनल कैपेसिटर करंट, नॉमिनल कैपेसिटर करंट। अब 25 kVAR के लिए हम देखते हैं केबल की एम्पियर रेटिंग क्या होगी, तो 1.43 मल्टीप्लाइड बाई 34.78 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49.7 एम्प्स आ गया। तो केबल 50 एम्पेयर के लिए जो है ज़्यादातर हम जो है वो अगर देखें मैन्युफैक्चरर की जो कैटलॉग्स हैं केबल्स की वो देखें तो 60 mm की जो है वो 16 mm की केबल, सिंगल कोर केबल, PVC इंसुलेटेड केबल हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से 50 kVAR के लिए अगर निकालें तो ये 99.47, तो 99 एम्पेयर के लिए हम तकरीबन 35 mm स्क्वायर की सिंगल कोर PVC केबल हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 100 kVAR के लिए जब आप निकालेंगे तो 208, तो 208 के लिए हम तकरीबन जो है वो 195 mm स्क्वायर की केबल क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी कंट्रोल केबल्स होंगी इसके अंदर जो कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होंगी वो 1 mm स्क्वायर की PVC सिंगल कोर केबल यूज़ होंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वो किसी रजिस्टर के थ्रू होता है, और वो अब हमने उस रजिस्टर का साइज़ फाइंड करना है कि वो जो डिस्चार्ज रजिस्टर हम लगाएंगे कैपेसिटर के अंदर उनका क्या साइज़ होगा। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज रेजिस्टेंस वैल्यू जो होती है डेल्टा कनेक्शन के लिए, डेल्टा अगर कनेक्टेड हैं कैपेसिटर्स तो उनके लिए जो वैल्यू होती है वो उसके लिए फार्मूला होता है CT डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू CN इंटू log ऑफ UN मल्टीप्लाइड बाई √2/dV। तो अब ये जो CT है क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइम, ये हमने गिवन है कितना है, 60 सेकेंड कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइम, यानी 60 सेकेंड में क्या होना चाहिए, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहिए। तो और फिर CN है कैपेसिटेंस फेरेड्स, CN क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस है फेरेड में। और 25 kVAR के लिए और 50 kVAR के लिए और 100 kVAR के लिए ये हमने कैपेसिटेंस निकाली हुई है। और UN क्या है, लाइन वोल्टेज है, ये कितना गिवन है, 415 वोल्ट ये गिवन है। और DV है कैपेसिटर डिस्चार्ज वोल्टेज, वो भी गिवन है, कितनी है, 50 वोल्ट। कि जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी जो कैपेसिटर के ऊपर जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो वोल्टेज रह जाए वो कितनी रह जाए, 50 वोल्ट रह जाए। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज रेजिस्टेंस फॉर 25 kVAR, तो यहाँ पे सारी वैल्यू जितनी भी हैं 25 kVAR के लिए 266 इंटू 10⁻⁻⁶ हमने इसकी कैपेसिटेंस निकाली थी। बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 632 किलो ओम का जो है वो रजिस्टर हमें चाहिए होगा इसको डिस्चार्ज करने के लिए। 632 किलो ओम क्या चाहिए होगा, एक रजिस्टर चाहिए होगा, एक यानी उस बैंक में से एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। फिर मैक्सिमम डिस्चार्ज रेजिस्टेंस फॉर 50 kVAR, 50 kVAR के लिए निकालेंगे तो सारी वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करें। सिर्फ कैपेसिटेंस आपने जो है, बाकी सारी वैल्यूज़ वही होंगी लेकिन कैपेसिटेंस सिर्फ क्या होगी, 50 kVAR के लिए होगी, वो यहाँ पे पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, 316 किलो ओम फॉर 1 कैपेसिटर। फिर उसके बाद जो हमारे पास और भी बहुत सारे मटेरियल हमारे पास जो यूज़ होते हैं इसके अंदर, जिस तरह से इनक्लोजर है, इनक्लोजर का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ कैपेसिटर बैंक के ऊपर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद पायलट लाइट्स हैं, पायलट लाइट्स यानी जो हमारे पास जो इसके ऑन ऑफ स्टेटस को, कैपेसिटर ऑन है या ऑफ है उसके स्टेटस को देखने के लिए, बाहर से देखने के लिए कि कौन सा कैपेसिटर ऑन है और कौन सा ऑफ है, तो वो हम क्या यूज़ करते हैं, पायलट लाइट्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऑटो मैनुअल स्विच है कि अगर हम पावर फैक्टर जो पैनल है उसको हम ऑटो पे करना चाह रहे हैं तो वो पावर PFI रिले जो है उसके थ्रू वो सारा काम करेगा। अगर हम उसको मैनुअल करना चाह रहे हैं तो ऑटो मैनुअल स्विच के थ्रू जो है वो हम मैनुअल पे करके हम कैपेसिटर को 1 बाई 1 ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से पुश बटन हैं, ऑन पुश बटन हैं और ऑफ पुश बटन यूज़ होते हैं कैपेसिटर को मैनुअली ऑन और ऑफ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कि अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज़ करें या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करें तो कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस है जो KVAR रेटिंग है कैपेसिटर्स की उसके ऊपर क्या असर होगा। सपोज करते हैं कि हमने जो फ्रीक्वेंसी को 50 से कितना कर दिया, 40 हर्ट्ज़ कर दिया, तो एक्चुअल KVAR फॉर 25 kVAR कैपेसिटर
तो 25 kVAR इंटू कितने तक हमने इसको रिड्यूस किया, 40 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय रनिंग फ्रीक्वेंसी, 40 डिवाइडेड बाय 50। तो ये कितना रह जाएगा इसका, जब हम फ्रीक्वेंसी को 40 हर्ट्ज करेंगे तो ये 25 kVAR का जो कैपेसिटर है वो कितना रह जाएगा 20 kVAR। तो एक्चुअल kVAR 80% और 80 यानी 80% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से 50 kVAR का कितना हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 50 40 kVAR का रह जाएगा। इसी तरह से जो 100 kVAR का है वो कितना रह जाएगा 80 kVAR। यानी कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी को जो है वो 40 हर्ट्ज पे करेंगे या फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो हमारा जो कैपेसिटर बैंक है उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब वोल्टेज को जो है वो हम 415 से 400 वोल्ट पे करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल kVAR क्या हो जाएगा, रेटेड kVAR इंटू ऑपरेटिंग वोल्टेज ओवर रेटेड वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज हमने कितनी कर दी, 400 से कितनी कर दी, 400 कर दी, 415 से 400 कर दी। तो 25 kVAR के लिए हम देखेंगे तो 25 kVAR इंटू 400 डिवाइडेड बाई 415 का स्केयर, तो ये कितना रह जाएगा 23.25। तो ये 23.25 को जब परसेंटेज निकालेंगे 25 की तो ये 0.93% आएगा, 93% आएगा 25 kVAR का। तो अब हम यहाँ से ही 50 kVAR निकालेंगे तो इसको 50 को 0.93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना रह जाएगा 46.5 kVAR। और 100 को जब 0.93 से करेंगे तो ये 93 kVAR। इसका मतलब है कि जब भी हम वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो हमारी जो kVAR रेटिंग्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं कैपेसिटर की। तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।